जी, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स टैक्स। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं आपका इनकम टैक्स का पोर्शन, जिसमें से आपके 55 टू 60 मार्क्स क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। सेल्स टैक्स के पोर्शन में से आपके पेपर में 28, 30, 32 मार्क्स के अराउंड आपकी टेस्टिंग हो रही होती है और इन 30 या 28 मार्क्स में से 16 और या 17, 18, 15 और 20 मार्क्स के बीच आपका क्या हो रहा होता है, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल टेस्ट होता है और बाकी जो 10 टू 12 मार्क्स होते हैं वो उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में क्रैमिंग पूछ रहा होता है। इसमें आपसे वो कुछ डेफिनेशंस पूछता है और कुछ आपसे रजिस्ट्रेशन के रिटर्न की फाइलिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन टेस्ट करता है। इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत इस सेल्स टैक्स को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये वो पोर्शन है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगता है और ईज़िली समझ नहीं आता। उसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि अभी तक सेल्स टैक्स को स्टार्ट करने से पहले तक उन्होंने ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा होता। अकाउंटिंग में उन्होंने सेल्स टैक्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होता, उनका इस बारे में कोई बेसिक्स नहीं होती और ना उन्होंने टैक्स के अंदर इनकम टैक्स में सेल्स टैक्स के बारे में कोई उन्होंने कुछ पढ़ा होता है। और क्योंकि टीचर्स नॉर्मली क्या करते हैं, जब उनके बैच के लास्ट 5-7 दिन रहते होते हैं, तो तब वो क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी डबल क्लासेस करके या एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर वो क्या करते हैं, सेल्स टैक्स को स्टार्ट करके उनको खत्म भी करवा देते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ होती है, इसको आपको एब्ज़ॉर्ब करने में कुछ टाइम लगता है, अंडरस्टैंड करने में कुछ टाइम लगता है और वो उन दिनों में करवाते हैं जब स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी प्रेशराइज़्ड होते हैं। इस वजह से वो सेल्स टैक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और जो ईज़ी पोर्शन है जिसमें से आप इज़िली 28 में से 30 में से 20 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट 10 मार्क्स भी गेन करने के काबिल नहीं होता और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सेल्स टैक्स ना आने की वजह से क्या हो जाते हैं, पेपर में फेल हो जाते हैं और वो क्योंकि उनको क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती, उस वजह से वो क्या करते हैं, क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं और उनको सही तरह से उनको समझ नहीं आती, इसलिए वो पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते और सेल्स टैक्स वो एरिया है जो स्टूडेंट्स का पेपर पास भी करवाता है और स्टूडेंट्स का पेपर फेल भी करवाता है क्योंकि इसके जस्ट 3 चैप्टर्स हैं और 3 चैप्टर में से 30 मार्क्स आते हैं और काफ़ी ईज़ी हैं। जस्ट आपको इनमें से कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनिशंस हैं, आपको वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं पहले। उनकी अंडरस्टैंडिंग जब आपको डेवलप हो जाती है तो उसके बाद आपके लिए न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान काम हो जाता है। हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सेल्स टैक्स होता क्या है? जैसा कि आपको नाम खुद बता रहा है कि सेल्स टैक्स, कि आप जो सेल्स करते हैं, मतलब क्या हुआ कि ये जस्ट बिज़नेस पर एप्लीकेबल होगा क्योंकि बिज़नेस ही क्या होता है, सेल्स कर रहा होता है या परचेज़ कर रहा होता है। तो बिज़नेस जब कोई सेल करेगा तो गवर्नमेंट उससे एक्सपेक्ट करती है, उससे डिमांड करती है कि वो उन सेल्स के ऊपर क्या करे, टैक्स चार्ज करे। और बिज़नेस सेल्स किसको करता है? जनरल पब्लिक को करता है, अपने कस्टमर्स को करता है। तो मतलब क्या हुआ, सेल्स टैक्स कौन पे करता है? जनरल पब्लिक पे करती है या नॉर्मल जो कस्टमर्स होते हैं वो पे करते हैं। अब सेल्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं। अगर हम देखें सेल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास सेल्स क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास सेल होती हैं गुड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। गुड्स आप 2 तरह से क्या कर सकते हो, उनकी सेल कर सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, उनका बिज़नेस कर सकते हो। एक आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या होता है, आप मैन्युफैक्चर करके उसको क्या करते हो, आगे क्या करते हो, सेल करते हो। तो इस तरह दूसरा आपके पास जो मोड ऑफ बिज़नेस है, जिससे आप सेल्स करते हो, वो आपके पास है सर्विसेज़। क्योंकि सर्विसेज़ क्या हैं, वो भी आपकी सेल्स हैं। अगर हम देखें जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, जो क्या दे रहे होते हैं, सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट उनसे भी डिमांड करती है कि जब अपनी वो सर्विस दें और सर्विस की जब अपनी फ़ीस रिसीव कर रहे हों, तो अपने कस्टमर से वो क्या करें, उसपे वो भी क्या करें, वो सेल्स टैक्स पे करें। अब फेडरल गवर्नमेंट होती है, बाकी प्रोविज़नल गवर्नमेंट होती हैं, जो आपका गुड्स हैं, सेल्स टैक्स क्योंकि हमने कहा कि 2 चीज़ों पे होता है, एक आपकी गुड्स की सेल्स पे होता है, एक आपकी सर्विसेज़ पर होता है। जो गुड्स को पर जो सेल्स टैक्स होता है, उसको कलेक्ट कौन करता है? एफबीआर उसके साथ क्या करता है? डील करता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
डील करता है। गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज भी फेडरल गवर्नमेंट करती है और उसको रिसीव भी कौन करती है? फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करती है। जबकि जो सर्विसेज़ हैं, सर्विसेज़ के जो सेल्स टैक्स है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके पास है? वो आपके प्रोविंसेस के पास है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई डॉक्टर्स, अगर कोई ऑडिट फर्म लाहौर में या पंजाब में खुद को रजिस्टर करवाती है, अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही है, तो पंजाब वाली जो सर्विस जो बिज़नेस सर्विसेज़ दे रहे होंगे पंजाब के अंदर, वो अपना सेल्स टैक्स किसको सबमिट करवाएँगे? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए, वो खुद को पंजाब रेवेन्यू रेवेन्यू अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाएँगे और उस पर क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करेंगे। सेल्स टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये भी हम इसी वीडियो में थोड़ा-सा उसको इंट्रोडक्शन को समझने के लिए कि ताकि हमें लॉजिक समझ है कि एक्चुअली सेल्स टैक्स होता है क्या, हम वो भी थोड़ी बहुत एग्ज़ाम्पल से उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर वो सिंध के अंदर उसको अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है कोई पर्सन, कोई कोई बिज़नेस, तो वो क्या करेगा? अपना सेल्स टैक्स से सिंध रेवेन्यू बोर्ड को प्रोवाइड क्या करेगा? सबमिट करवाएगा। अगर कोई पर्सन बेशक गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है, गुड्स वो पाकिस्तान के जिस कॉर्नर में भी ट्रेडिंग कर रहा होगा, बिज़नेस कर रहा होगा गुड्स का, उसका सेल्स टैक्स वो एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फेडरल गवर्नमेंट को ही सबमिट करवाएगा। लेकिन जो आपकी सर्विसेज़ हैं, सर्विसेज़ के केस में जिस प्रोविंस में सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा रही होंगी, वो उसी प्रोविंस में क्या करवाएगा? खुद को उस प्रोविंस की जो रेवेन्यू अथॉरिटी होगी, जिस तरह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट की रेवेन्यू अथॉरिटी है, इस तरह हर प्रोविंस की अपनी अपनी-अपनी है। केपीके की जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी केपीआरए। इस तरह बलूचिस्तान की जो आपकी रेवेन्यू अथॉरिटी है जो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करती है अपने प्रोविंस में, वो है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ये आपकी क्या हैं, वो एरियाज़ हैं जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी क्या करते हैं, सर्विसेज़ के ऊपर सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वो एरियाज़ जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसके अलावा फाटा, गिलगित-बल्तिस्तान, अगर कोई वहाँ पर सर्विसेज़ प्रोवाइड करेगा, अगर हमसे कह देते हैं कि फेडरल टेरिटरी जो फेडरल एरियाज़ हैं आपके, जो किसी प्रोविंस के अंदर नहीं आते, बल्कि वो किसके अंडर आते हैं? फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो वो भी क्या करेंगे? अपना सेल्स टैक्स किसको पे करेंगे सर्विसेज़ के ऊपर? आपकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फेडरल गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स पे करेंगे सर्विसेज़ के ऊपर। अगर हम कैप 6 की बात करें तो आपके जो सर्विसेज़ के ऊपर सेल्स टैक्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। और बाकी जो आपके जो सिलेबस में है वो है गुड्स के ऊपर आपकी सेल्स टैक्स आपने कैलकुलेट करना सीखना है कि किस तरह आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से आप उसको कैसे पे करेंगे। लेकिन गुड्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स के जो लॉज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो भी आपके सिलेबस में बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, थोड़े से हैं। इसलिए इसमें से मार्क्स गेन करना काफ़ी ईज़ी होता है, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है, साथ में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है, ताकि आपके जो रूल्स हैं, उनको अप्लाई करना आप सीख लें। उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल को ईज़िली 17-18 मार्क्स के न्यूमेरिकल में से आप 12 प्लस 13 प्लस मार्क्स आप इज़िली उसमें से गेन कर सकते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बिल्कुल नॉर्मल से हैं, आपको कुछ समझ नहीं आती, आप इतने वो शार्प माइंडेड नहीं हैं। जो बेसिक चीज़ है वो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और रूल्स को अप्लाई करना सीखना है और हम इसके अंदर दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, साथ-साथ कंप्लीट करेंगे। हम पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, क्योंकि आपकी जो सेल्स टैक्स की डेफिनिशंस हैं, स्टूडेंट्स को वो भी समझ नहीं आती कि हम किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करें या उसमें क्या कहा जा रहा है। हम उन सबको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से विद एग्ज़ाम्पल्स, आपके ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो उसके बाद हम उनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करने के लिए उन डेफिनिशंस को अप्लाई करना भी सीखेंगे कि हाँ, इन डेफिनिशन का क्या मतलब था। अब वो न्यूमेरिकल में वो चीज़ें किस तरह से अप्लाई हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स है क्या? गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ जो भी चीज़ सेल करोगे, बिज़नेस जो चीज़ सेल करेगा वो उसके ऊपर एक परसेंटेज उन्होंने रेट दिया हुआ है, वो साथ उस रेट पर उसमें सेल्स टैक्स ऐड करके कस्टमर से सेल्स टैक्स भी क्या करेगा? रिसीव करेगा। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर 1। वो क्या करता है,
पहले क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल को परचेज़ करेगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसमें उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। मतलब क्या हुआ, अगर एक फर्नीचर का बिज़नेस, अगर एक बिज़नेस है जो क्या करता है फर्नीचर्स को बेचता है, वो पहले क्या करेगा, लकड़ी परचेज़ करेगा, बाकी छोटा-मोटा मटेरियल परचेज़ करेगा, उसको क्या करेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा। वैल्यू एडिशन क्या करेगा, उसको प्रॉपर फर्नीचर की शेप में लेकर आएगा। चेयर्स बनाएगा, टेबल बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा, वो मार्केट में सेल करेगा। तो पहले वो क्या करता है, परचेज़ करता है। अगर हमारी परचेज़ है, अगर मैन्युफैक्चरर 1 की परचेज़ है, तो जिससे वो सेल कर रहा है, जिससे वो ले रहा है, परचेज़ कर रहा है, दूसरे पर जो दूसरा सप्लायर उसकी क्या होगी, वो सेल होगी, तो गवर्नमेंट क्या डिमांड करती है कि जब आप कोई सेल करें, तो आप क्या करेंगे, उसको सेल्स टैक्स उस पे चार्ज करेंगे, उनसे सेल्स टैक्स कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से। जब हमने इस चीज़ को परचेज़ किया होगा, जब हमने मैन्युफैक्चरर 1 ने फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी को परचेज़ किया होगा, तो उसने क्या किया होगा, उसने लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि ₹100 का रॉ मटेरियल परचेज़ किया, जो रॉ मटेरियल की वैल्यू थी, प्राइस थी ₹100 थी। और गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करना है। अब हम इसको सपोज़ करते हैं कि हमारी इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स का रेट है, वो क्या है, 17% है। तो टोटल जो मैंने पेमेंट की होगी अपने इस मटेरियल को परचेज़ करने के लिए, वो कितनी पे की होगी? 117 ₹100 जो एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल प्राइस थी, और ₹17 जो मुझे गवर्नमेंट की डिमांड पर मेरे सप्लायर ने सेल्स टैक्स चार्ज किया। तो मेरे इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो सेल्स टैक्स की वैल्यू है, वो कितनी है? ₹17 है जो चार्ज की है। अब जब मैन्युफैक्चरर 1 क्या करेगा, उसको अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या करेगा, उसकी वैल्यू एडिशन करेगा, उसको प्रॉपर फर्नीचर की शेप में लेकर आएगा। और सेल जब वो करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो उसने ₹100 की रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, अब उसने उसको प्रॉपर चेयर्स में, टेबल्स में और बाकी फर्नीचर में एक ब्यूटीफुल शेप में क्या कर दिया है, तब्दील कर दिया है। उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई है। अब वो क्या करेगा, उसकी एक प्राइस लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹200, वो कहते हैं कि जनाब मैं इसको ₹200 में सेल करूँगा। ये उसकी क्या है, सप्लाई सप्लाई कर रहा है ना वो। आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर, जब वो सप्लाई करता है तो। अब सप्लाई क्या है, सेल की सप्लाई की उसकी एक वैल्यू है, ₹200 क्या है, सप्लाई की वैल्यू है। और लॉ क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब आप एक चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, सप्लाई की वैल्यू क्या है, सेल की वैल्यू क्या है, ₹200 है, जो मैंने क्या की है, फिक्स की है, बिज़नेस ने फिक्स की है। लॉ कहता है कि आपने इस वैल्यू ऑफ सप्लाई को क्या करना है, सेल्स टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी ₹234। और आपने क्या करना है, इसके अंदर आपके क्या हैं, ₹34 आपके क्या हैं, सेल्स टैक्स की वैल्यू है। अब अगर आप देखें, तो मैंने जब इस फर्नीचर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, तो तब मैंने ₹17 का सेल्स टैक्स पे किया था। और जब मैंने उस रॉ मटेरियल से फर्नीचर बनाया और फर्नीचर बनाकर मैंने उसको सेल किया, उसमें वैल्यू ऐड करी, ₹200 की जब मैंने सेल की, उस पर मैंने 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया। मेरी वैल्यू बन गई 234। 234 में जो सेल्स टैक्स की अमाउंट थी, वो 34 थी। अब लॉ क्या कहता है? अब मैंने ₹34 अपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए हैं। अब 30 क्या मैंने अब ये पैसे तो गवर्नमेंट के हैं, सेल्स टैक्स गवर्नमेंट का है। मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे क्या किया है, कस्टमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है। अब मैंने गवर्नमेंट को कितने पैसे जमा करवाने हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि मैंने सेल्स टैक्स पे भी किया जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, जब मैंने उसको फर्नीचर बनाया, मैंने फर्नीचर सेल किया, तो फिर मैंने क्या करना है उस केस में, गवर्नमेंट को कितने पैसे पे करने हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने कितना सेल्स टैक्स मुझे पे करना है, हम कहते हैं सेल्स टैक्स पेएबल कितना होना चाहिए? गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने जो सेल करते वक़्त सेल्स टैक्स चार्ज किया वो, और आपने उस सेल को करने के लिए जो परचेज़ की थी, मटेरियल परचेज़ किया था, उस मटेरियल को परचेज़ करते वक़्त जो आपने सेल्स टैक्स जमा करवा दिया था,
उन दोनों का जो नेट डिफरेंस बनता है आपने क्या करना है वो मुझे जमा करवाना है। वो हम समझते हैं किस तरह से वो कह रहा है, वो कहता है कि आपने जब सेल की तो आपने 34 रुपीज़ का आपने क्या किया सेल्स टैक्स चार्ज किया। लेकिन जब आपने इस गुड को जो आपने सेल की बनाने के लिए जो परचेज़ की थी, जो आपकी अपनी परचेज़ थी, आपकी जो गुड्स थी, रॉ मटेरियल था, उसको परचेज़ करते वक़्त जो आपने सेल्स टैक्स पे किया था, वो आप उसमें से लेस कर देंगे, तो जो आपका नेट बनेगा, वो आपने क्या करना है 17 रुपीज़ मुझे जमा करवा देने हैं, मतलब गवर्नमेंट को जमा करवा देने हैं। जो सेल्स के ऊपर हम टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर को, सेल्स टैक्स लॉ उसको कहता है आउटपुट टैक्स। और जो हम परचेज़ करते वक़्त क्या करते हैं, सेल्स टैक्स पे करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ उसे क्या कहता है, इनपुट टैक्स कहता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स पेएबल सेल्स टैक्स लॉ में क्या कहता है कि हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को कौन-सा सेल्स टैक्स पे करना है। हम क्या गव लॉ कहता है कि आपने मुझे आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स जो आपका नेट टैक्स बनता है, आपने मुझे वो पे करना है। अभी इसी अगर हम इसी एग्ज़ाम्पल को आगे कंटिन्यू करें, हम ये अज़्यूम करते हैं कि जो हमने 200 रुपीज़ का फर्नीचर आगे बेचा है, वो हमने एक नए न्यू बिज़नेस को बेचा है, बिज़नेस टू। अगर हमारी सेल थी, तो उसकी क्या होगी, परचेज़ होगी। उसकी परचेज़ की वैल्यू कितनी थी? उसकी जो एक्चुअल वैल्यू सप्लाई की थी, वो क्या थी? 200 रुपीज़ थी। और हमने उस पर क्या किया था 17% क्या किया था सेल्स टैक्स चार्ज किया था। टोटल वैल्यू उसकी बन गई 234। इस 234 के अंदर 34 रुपीज़ क्या है आपका सेल्स टैक्स है। अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम कोई चीज़ परचेज़ बिज़नेस करता है और परचेज़ के ऊपर जो सेल्स टैक्स पे करता है, लॉ की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। क्योंकि हम इसे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स कहते हैं। ये टर्म्स मैं इसलिए अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, ये आगे हमारे बहुत काम आएँगी। हमने यूज़ करनी है और हम अपने न्यूमेरिकल्स में भी इनको क्या करेंगे, इसी तरह से यूज़ कर रहे होंगे। उसने क्या किया इस जो हमारा उसने जो मटेरियल परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ किया, उसके अंदर उसने कुछ वैल्यू ऐड की। डिज़ाइन किया, काफ़ी प्यारे-प्यारे पेंट्स किए, उस पे थोड़ा बहुत खर्चा किया। उसके बाद जब उसने वैल्यू ऐड करने के बाद सेल की, वो कहता है अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 400। वो ₹400 में क्या कर रहा है, इस चीज़ को सेल कर रहा है। और लॉ क्या कहता है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब आप कोई चीज़ सेल कर रहा है बिज़नेस, तो उसने उसकी जो सप्लाई की वैल्यू है, सप्लाई की वैल्यू कितनी है 400 रुपीज़। तो सप्लाई की वैल्यू के ऊपर हमारा दिया हुआ सेल्स टैक्स का रेट वो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा और उसका टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 468 रुपीस बन जाएगी जो उसने कस्टमर से पैसे लेने हैं। इसके अंदर 468 के अंदर 68 रुपीस किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं, सेल्स टैक्स की वैल्यू है। तो अभी हमने क्या कहा था कि जो हम सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं, लॉ की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स पे करते कहते हैं। अगर बिज़नेस 2 की सेल्स टैक्स की वर्किंग करें, क्योंकि हम सेल्स टैक्स की वर्किंग किसी एक बिज़नेस की कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल में भी किसी एक बिज़नेस की उसकी क्या आती है सेल्स टैक्स की वर्किंग आती है। अगर हम देखें कि इस बिज़नेस 2 ने कितना सेल्स टैक्स क्या करना है, पे करना है, तो अभी मैंने क्या कहा था कि सेल्स टैक्स जो हमने पेएबल कैलकुलेट किस तरह से होता है, हम क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स में से क्या करते हैं, लेस करते हैं इनपुट टैक्स। वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? 68 जो हमने यहाँ पर जो हमारा आउटपुट टैक्स था, जो हमने सेल्स के ऊपर चार्ज किया था एंड इनपुट टैक्स जो हमने परचेज़ के ऊपर सेल्स टैक्स अपने मैन्युफैक्चरर 1 को अपने सप्लायर को पे किया था। मतलब जो हमारा नेट पेएबल है वो कितनी अमाउंट है? वो है 34 रुपीज़। अगर आप इस चीज़ को देखें, थोड़ा-सा इसको आप इस पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि बिज़नेस 2 ने कोई भी टैक्स की अमाउंट अपनी पॉकेट से जमा नहीं करवाई। आप अगर देखें किस तरह से उसने जब परचेज़ की, तो उसने 34 रुपीज़ का सेल्स टैक्स पे किया था तब अपने पॉकेट में से। लेकिन जब उसने सेल की थी, उसने 68 रुपीज़ का सेल्स टैक्स कस्टमर से रिसीव किया था।
और लॉ क्या कहता है कि जो आपने कस्टमर से सेल्स टैक्स की अमाउंट रिसीव की, उसमें से आप लेस करेंगे वो अमाउंट जो आपने परचेज़ करते हुए अपने पॉकेट से टैक्स की अमाउंट पे की थी। तो वो भी सारे का सारा जो बर्डन है वो किस पर आता है एट द एंड? कस्टमर पर आता है, जनरल पब्लिक पर आता है। और हम ये भी देखेंगे जिस तरह से हमारी सप्लाई की वैल्यू में वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरर 1 की बात देखें, उसने ₹100 की एक चीज़ परचेज़ की, उसमें वैल्यू ऐड करने के बाद 200 की बेची। जब जब उसकी वैल्यू ₹100 थी तो उस पे सेल टैक्स की वैल्यू थी ₹17। जब उसकी वैल्यू ₹200 हुई तो उसके सेल टैक्स की वैल्यू हो गई ₹34। फिर हम बिज़नेस 2 के पास आएँ, जब उसकी वैल्यू 200 थी तो उसके सेल टैक्स की वैल्यू ₹34 थी। जब उसने उसमें वैल्यू ऐड की तो सेल्स टैक्स की वैल्यू भी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। तो सेल्स टैक्स का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, जो आपका प्रॉपर्ली क्या हो रहा होता है? टेस्ट या चेक हो रहा होता है। ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेल्स टैक्स क्या होता है, इसको हम किस तरह से करेंगे। ये थोड़ा बहुत नॉलेज था कि ताकि आपको आइडिया हो कि हम सेल्स टैक्स हमारे पास होता क्या है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, प्रॉपर्ली सेल्स टैक्स को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम आपकी डेफिनिशन जो आपकी स्टडी टेक्स्ट में है उनको डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल्स। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की तरफ जाएँगे।